आ गए हो और तुमने अभी तक पढ़ना क्या किताब भी नहीं खोली है। बेटा सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। क्लास 11 को हल्के में या हलवा समझ के मत निकाल देना, क्योंकि ये तुम्हारे क्लास 12 के लिए सबसे मजबूत नींव है। तो अगर तुमने ये सब फॉलो कर लिया तो तुम्हारी 11वीं बर्बाद होने से बच जाएगी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ 6 महीने के अंदर जीरो से हीरो कैसे बनना है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। राम राम सा मेरे राजस्थान बोर्ड के प्यारे प्यारे छोरा छोरियों, खम्मा घड़ी सबने। आई होप आप लोग बहुत मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे। मैं आप सभी की श्रुति मैम आज आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। तो बच्चों लोग, आप लोग जैसे कि क्लास 11th में आ चुके हो, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी भी ये चीज चल रही होगी कि क्या पता हमारा क्लास 11 भी वैसा ही है जैसे कि क्लास 9th से 10th में आने पे हमें हुआ था। मतलब जैसे क्लास 9 से हम 10th पे गए थे तो थोड़ा बहुत और चीजें हमें पढ़नी पड़ी थी, थोड़ा बहुत स्टेयर अपग्रेड हुआ था। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्लास 10th से भी 11th में जाने पे यही चीज होगी, सेम चीज होगी, कि थोड़ा बहुत और चीजें बढ़ जाएगी, तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यही है। क्योंकि क्लास 11th बेटा अब आपके लिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का मार्ग खोलता है। क्योंकि कुछ ही सालों में अब आपको जेईई नीट जैसे एग्जाम्स में बैठना है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बैठना है। तो अब आपका दिमाग, अब आपके पढ़ने का तरीका भी वैसा होना चाहिए। अब वो स्कूल के दिन गए, अब आ चुके हैं आपके रियल एग्जामिनेशन और रियल स्टडिंग फेज। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये क्लास 10th और 11th में डिफरेंसेस क्या थी। तो सबसे पहली बात बेटा, क्लास 10th में हमने देखा है कि हमारा जो सिलेबस होता था, है ना, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो साइंस का, हमारा जो विज्ञान का पुस्तक हुआ करता था वो केवल एक हुआ करता था और उसी के अंदर हमारे तीनों विषय आते थे। लेकिन अब तो हमारे पास वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके बुक्स आने लगे हैं, राइट। तो क्लास 11th में हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही गहराई तक जाता है, जो कि क्लास 10th में थोड़ी बहुत बातें बताकर निकल जाया करता था। दूसरी क्या डिफरेंस है? दूसरी बेटा ये डिफरेंस है कि हम क्लास 10th में पढ़ के समझ के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके निकल जाया करते थे। लेकिन अब क्लास 11th में मेन ही फोकस अपना करना है अंडरस्टैंडिंग पे बेटा। बिल्कुल, मतलब देखो, अगर तुमने समझा नहीं ना टॉपिक को, तो फिर तुम उस चैप्टर को कितने बार भी पढ़ लो, कितने बार भी देख लो, कुछ नहीं होने वाला है। उस टॉपिक को, उस चैप्टर को समझ के उसके एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्लास 10th में जैसे कि हम अगर थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी भी करें तो काम बन जाता था, लेकिन ये चीज वाइस वर्सा हो जाती है क्लास 11th में बेटा। क्योंकि क्लास 11th में आपकी सेल्फ स्टडी ही आपकी बोलते ना पासिंग फैक्टर है, पासिंग या फिर स्कोरिंग फैक्टर है। मतलब क्लास 11th में अगर आप जाके सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, खुद से बैठ के पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्लास 10th में जैसे कि एक चैप्टर के अंदर कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हुआ करते थे और उन टॉपिक्स का भी थोड़ा बहुत ही इंफॉर्मेशन दिया करता था। लेकिन अब हर एक क्लास 11th के टॉपिक, हर एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स होंगे और उन सब टॉपिक्स का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 10th में हम ये समझते थे और कई बार किया भी करते थे, क्या करते थे कि हम लास्ट मिनट में रिवीजन करेंगे और हमने सिक्सर पे सिक्सर मार लिया। लेकिन अगर तुमने ये चीज क्लास 11th में ट्राई करी तो बेटा जी रिजल्ट तो पास होना भी मुश्किल है, ठीक है। क्लास 11th में ये चीज बिल्कुल सोच के मत जाना कि एक रात पहले पढ़ के हम अच्छा कर लेंगे, कभी क्लियर नहीं होगा। और जैसे कि तुम्हें पता है कि क्लास 11th और 12th एकदम से लिंक्ड हैं, तो अगर 11th ही नहीं क्लियर होगा तो 12th तो भूल ही जाना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गई। अब 11th में आते आते और भी कुछ दुख दुविधाएं हमारे साथ चली आती हैं, जैसे कि सबसे पहली बात कि हम एक माया जाल में फंस जाते हैं। अब उस माया जाल में हमें फंसाता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। जैसे सबसे पहला होता है बेटा बैकलॉग।
अब ये बैकलॉग जो हम आज तक अपने सीनियर से सुनते आ रहे थे, कहीं ना कहीं अब उसको हम फेस करते हैं। मतलब हमने बेटा आज का पढ़ाई नहीं किया, चैप्टर 1 नहीं पढ़ा, चैप्टर 2 भी पढ़ाई हो गई, वो भी नहीं पढ़ा, अब चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं, अब हमारे पास 2 चैप्टर और है पढ़ने के लिए, है ना। तो ये जो बैकलॉग का सीढ़ी है वो बढ़ते 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 एक बड़ी सी पहाड़ बन जाती है ना। चलो उसके बाद हमें अब स्कूल भी जाना है, अब हमें कोचिंग भी जाना है और साथ ही साथ अपने पढ़ने के लिए भी समय निकालनी है। तो इसमें हमें दिमाग में चीजें चल नहीं रही होती कि भाई कैसे किया जाए इन सबको मैनेज, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, किसको प्रायोरिटी पे रखा जाए। ठीक है, उसके बाद ये चीज तो मैंने भी करी है कि 11th में आके आप अपने नोट्स पे बड़ा फोकस करते हो। मतलब कि हमारे पास बहुत नई नई चीजें आती है पढ़ने के लिए, अब उन नई नई चीजों को पढ़ने के चक्कर में, उनके नोट्स बनाने के चक्कर में आप रिवीजन करना भूल जाते हो। और सबसे बड़ी गलती यही है, उन नोट्स को आपने अपने पढ़ने के लिए बनाया है और अगर उसको तुम पढ़ने के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो तो एक दिन दिन बिचा जाएगा वो नोट्स, है ना। तो ये भी बड़ी गलती हम करते हैं। उसके बाद क्लास के समय हमारे पास कोई ऐसी एजेंट नहीं होती है, ऐसी चीज नहीं होती है जो कि हमें ये बता सके कि भाई मेरे पास, मान लो मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए मैथ्स, और मैथ्स का मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, अब उस चैप्टर में मैंने एक क्वेश्चन लगाया और उस क्वेश्चन में मेरे पास 3-4 डाउट आ गए। अब उस डाउट को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ऐसे करते 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 हम उस टॉपिक को ही छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस चक्कर में हमारे पास डाउट्स का ना एक बड़ा सा ढेर जमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अपने पैसिव लर्निंग पे ध्यान देने लगते हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पैसिव लर्निंग ही करते हैं और प्रैक्टिस को तो भूल ही जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत बेटा प्रोकास्टिनेशन, मतलब कि कल से पढ़ेंगे, अभी बड़ा टाइम है, ये वाला माइंडसेट। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे आप सभी के साथ भी हो रहा होगा, आई नो दैट। तो ये सब कुछ तो है, 11th का एग्जाम भी देना है। अच्छा, एग्जाम में कितने समय बचे हैं? तो एग्जाम में अगर हम देखें अपने लास्ट एग्जाम के हिसाब से, तो आपका लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है बेटा, लास्ट जो आपका 11th का एग्जाम हुआ था वो 7 मार्च से शुरू हुआ था और 19 मार्च में खत्म हो गया था। मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च को आपका टेंटेटिव वीक, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च टेंटेटिव वीक बन जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मार्च के वही पहले सप्ताह में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। मतलब कि केवल और केवल 6 महीने बचे हैं। अब इन 6 महीने के अंदर इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे होगा, है ना। क्वेश्चन तो आता है कैसे होगा। अब इन सभी चीजों का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? सोचने वाली बात तो ये है। अब तुम लोग बोलोगे मैम जब अपने इतनी सारे दुख दुविधाओं को गिनवा ही दिया है तो सॉल्यूशन ही बताओ। बिल्कुल ठीक है, उसी चीज के लिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ आज, क्योंकि मुझे पता है कि 11th के बच्चों पे ध्यान देने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले तो जानते हैं कि अपने दुख दुविधाओं का निवारण क्या है। जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, उनको कैसे सॉर्ट किया जाए। देखो, सबसे पहली बात बेटा, जो आपको बैकलॉग का प्रॉब्लम है ना, जो सबसे पहली चीज बैकलॉग का जो प्रॉब्लम है वो कैसे होगा सॉल्व? वो होगा बेटा डेली बैकलॉग स्लॉट से। मतलब कि आप प्रतिदिन के 1 घंटे निकालो जिसमें आप रोज रोज अपने बैकलॉग वाले टॉपिक्स को कंप्लीट करो। मतलब आज का जो हमें पढ़ना है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमने पुराना छोड़ दिया है उसको भी प्रतिदिन 1 घंटे कंप्लीट करो। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट अनक्लियर है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि हम कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और उनमें से हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही और हम आगे बढ़ जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यही है, हमें ये नहीं करना है। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जिस दिन हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, चलो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक डाउट को अपने एक डायरी में लिखेंगे। ठीक है, हर एक डाउट को, हमारे चैप्टर के हर एक डाउट को एक डायरी में लिखेंगे। इससे क्या होगा मैम? इससे ये होगा बेटा कि जब आप उस टॉपिक को फिर से पढ़ने आओगे तो वो सारे डाउट्स, वो सारे टॉपिक्स पहले से ही मेंशन्ड है। ठीक है, और बस उनको आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। मतलब फिर से जाके डेप्थ में नॉलेज गेन नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये जो डायरी है, डाउट डायरी, ये मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है।
ठीक है। चलो, अब उसके बाद आता है रिवीजन नहीं होता, रिवीजन नहीं हो पा रही है, हमारे पास टाइम नहीं बच रहा है। तो बेटा ट्राई करिए कि हर एक संडे को आप अपना रिवीजन स्लॉट ही रखिए, मतलब वीक में जितने भी चीज आपने पढ़ी है उसको हम संडे के दिन कवर कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। अब क्वेश्चन बनाने के लिए बेटा एक ही चीज है, मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको डेली प्रैक्टिस मांगता है ना। तो इसके लिए हमें रोज का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोज का बेटा ट्राई करना है कि अपने 10 क्वेश्चंस हम बना ले, 10 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना है, कुछ भी हो जाए 10 क्वेश्चन से पहले नहीं होना है, ठीक है। चलो, अब सिलेबस का प्रेशर है बहुत ज्यादा, इतना सारा सिलेबस है, 6 महीने बचे हैं, कैसे होगा, ठीक है। तो 6 महीने बचे जरूर है, लेकिन हम इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। कैसे? अपने मंथली स्ट्रैटेजीज को फाइनलाइज करके, अपने मंथली टारगेट्स को, मतलब जितना भी आपके पास चैप्टर्स है उनको डिवाइड कर लो अच्छे से, जो टॉपिक्स हार्ड है उनको पहले रखो क्योंकि उनमें टाइम लगेगा ज़्यादा। तो इस तरह से करके, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप वीकली भी अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करके अच्छे से एक स्ट्रैटेजी फॉर्म में बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ मैं लेके आऊँ कि हर एक सब्जेक्ट का क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपकी, कौन से वीक में जो रूटीन होगा आपका वीकली वो क्या होगा, कैसा रहना चाहिए, अगर वो आप चाहते हो तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए, मैं पक्का से ऐसा कुछ वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी आपको याद नहीं रह पा रहा है तो वो बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा, ठीक है। प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा। प्रैक्टिस 2 तरह से हो सकती है, एक तो आप रोज रोज सुबह होके या जब भी आपको समय लगे तो आप उसको याद करिए, समझिए अच्छे से, और दूसरी चीज उन चीजों को लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलो, एग्जाम के टाइम पैनिक होता है, हाँ बिल्कुल, ये चीज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसे मैंने देखा है जो बड़े टॉपर हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम के समय जाके उनसे आंसर नहीं हो पाता है कुछ, है ना। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा प्रेशर बन जाता है, एक कम समय के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस को और बहुत सारे बच्चों के बीच में देना है। तो इसके लिए हम ऐसा माहौल पहले ही एक्सपीरियंस करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, हम अपने टेस्ट को रेगुलरली देते रहेंगे, हम बहुत सारे हर एक ट्राई करेंगे कि वीकली टेस्ट हम दे, हर एक चैप्टर के खत्म होते ही उस चैप्टर को समझने के लिए, भाई कितना हमने पढ़ा उस चैप्टर में, ये चीज जानने के लिए हम हर एक चैप्टर के एंड में टेस्ट देंगे, जिससे कि इस चीज की प्रैक्टिस बेटा होते रहेगी, और ट्राई करेंगे एटलीस्ट 15 दिन में हम अपने टेस्ट को देते रहे, ठीक है। इस टेस्ट से कुछ नहीं बेटा, ये जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमने ऐसे बात किया बेटा कि मंथली कैसे होगा, मंथ वाइज कैसे हम अपने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, या फिर हम कैसे अपने सिलेबस को इन 6 महीनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको कैसे होगा। देखो, सबसे पहले तो बेटा अगस्त का महीना, हाँ मुझे पता है कि चला ही गया है, लेकिन अभी भी कुछ समय शेष है, इसमें आप अपना फाउंडेशन बना सकते हो। मतलब जो आपकी नींव है, जो 10 से 15% का आपका सिलेबस होता है, 15 से 20% का जो सिलेबस होता है, उसको आप बना सकते हो बाय रीडिंग द एनसीईआरटी लाइंस, ठीक है। और साथ ही साथ इससे क्या होगा, आपका जो स्लॉट बुकिंग है ना, पढ़ने का जो समय है वो एक तरह से सीमित हो जाएगा, जो कि आगे भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात बेटा, जब हम अगस्त में ये कर लेंगे, अपनी नींव बना लेंगे, तो हम आएंगे सितंबर में हमें अपने 30 से 35% सिलेबस को कंप्लीट करना है। वो कैसे होगा? वो हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू होगा, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस के थ्रू होगा, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होगा, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा अक्टूबर में हमें ट्राई करना है कि हम 50 से 60% अपना सिलेबस कंप्लीट करें। इसमें हमारे हार्ड सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, बायो हो गया, इन सभी पे थोड़ा फोकस करना है। इन सभी के हार्ड टॉपिक जो है, न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है, डायग्राम्स हो गए, ठीक है, फिर आपके क्वेश्चंस हो गए, इन सभी को डेली बेसिस से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर हमारे पास जब नवंबर आ जाएगा बेटा, तो नवंबर में हमें कोशिश करनी है कि 75 to 85% तक सिलेबस कंप्लीट कर ले। यहाँ पे हमें अपने हाफ ईयरली एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है, और इसके लिए अब हमें यहाँ से PYQs को सॉल्व करना शुरू कर देना है, PYQs को सॉल्व करना शुरू कर देना है। चलिए, अब जब दिसंबर आ जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 100% अगर सोच के चलोगे तो कम से कम 90 तो हो ही जाएगा, चलो मान ले 85 भी हो जाएगा,
है ना, 85 भी हो जाएगा। कम से कम यहाँ तक एक चीज इंश्योर करना कि आपका कोई बैकलॉग ना बचे, ठीक है, बैकलॉग ना बचे, और साथ ही साथ आप अपने चीजों को रिकॉर्ड करके अच्छे से रख रहे हो। मान लेते हैं कि जनवरी आ गया, जनवरी 15 तक भी, ठीक है, जनवरी 15 तक भी तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, या फिर मान लेते हैं पूरी जनवरी ही लग गई, लेकिन यहाँ आते आते हमें इंश्योर क्या करना है कि हमने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो अच्छे तरीके से। हमारा जो मिस्टेक्स हो रही हैं, जो डाउट कॉपी हमने बनाई है, वो सारी चीज़ें हमें दिमाग में घुस गई हों, ठीक है। यहाँ पे जनवरी खत्म, अब हमारे पास आ गया फरवरी। अब अगर मान लो कि किसी का दिसंबर में ही सिलेबस खत्म है तो वो जनवरी से ही अपना रिवीजन शुरू कर देगा, लेकिन अगर मान लो जनवरी पूरी लग जाती है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फरवरी में बेटा, हम अपनी फरवरी में फाइनल रिवीजन शुरू करेंगे, या फिर हम अपनी पहली रिवीजन, जो भी बोल दो, रिवीजन शुरू करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे, अपनी आंसर राइटिंग की स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला डायग्राम्स को और डाटा शीट को रिवाइज करना शुरू करेंगे, और बस मार्च में तो अपना एग्जाम ही होता है, ठीक है। तो ये तो था एक ओवरऑल। अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो उसके लिए भी यू हैव टू कॉमेंट इट डाउन, ठीक है। ओके। चलिए, अब ये सारी चीजें मैंने बता तो दी, लेकिन ये सब कहाँ मिल रहा है आपको, है ना। इतनी सारी चीजें बता दी कि ऐसा होगा बेटा, डाउट क्लियर करना होगा, सब्जेक्ट्स को अच्छे से बैकलॉग नहीं लाने देना होगा, 11th की प्रॉपर मटेरियल के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, ये सब मिलेगा कहाँ। तो ये सब बेटा आपको अपने अरविहान के प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, और जिसमें रितेश सर के द्वारा किया गया है एक बहुत बड़ा ही, बोलते ना, एक चमत्कार तरह से, मतलब कि इतने बड़े मूल्य को घटा के केवल 51 रुपए के मूल्य में आपको बेटा प्रगति बैच मिल रही है। प्रगति बैच, वही प्रगति बैच जो कि 11th में आपकी प्रगति करके 12th में उन्नति करवाएगी, बिल्कुल। तो जिसमें आपको, सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं कि यहाँ पे 51 रुपए के चीज़ में आपको बहुत कुछ मिल रही है बेटा, हम हर चीज़ को प्रोवाइड भी कर रहे हैं, आपको लाइव क्लास दे रहे हैं बेटा, जिसमें आपके बेस्ट एजुकेटर्स होंगे, ठीक है। आपको बेटा शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं PDF के फॉर्म में हर एक चैप्टर का। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी होती है, तो हम DPPs दे रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बोला कि भाई कहाँ से हमें 24 घंटा कौन बैठा रहेगा हमारे पास हमारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चा बाड़ी, यहाँ पे आपके पास इंस्टेंट गुरुजी होते हैं जो कि आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल होते हैं, आपके 100-200 कितने भी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको NCERT के सॉल्यूशंस दे रहे होंगे PDF फॉर्म में। साथ ही साथ बेटा हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये है हमारा टेलीग्राम लिंक और ये है व्हाट्सएप चैनल लिंक, जहां पे आप ज्वाइन करके सारे अपडेट्स को पा सकते हो, ठीक है। तो छोरा छोरियों, आई होप जल्दी ही अपने लाइव क्लास में मिलने वाले हैं। लाइव क्लास भी शुरू हो गई है, तो जल्दी से आ जाओ और हमसे जुड़ जाओ, जिससे कि हम अपने 11th की जर्नी को भी एक बहुत ही ब्यूटीफुली एंड करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।